योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना, राइट। तो आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पोल्यूशन की वेरियस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, सब सोच रहे होंगे हमें ये आता है मैम, आप क्यों पढ़ा रहे हो, बट इट्स माय ड्यूटी। जो इस चैप्टर में है हम थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ेंगे, ओके। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ब्रॉडली स्पीकिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो हम वन बाय वन पहले एयर पोल्यूशन की बात करेंगे ऑब्वियसली आज के वीडियो में, देन आफ्टर दैट वी विल टेक अप वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन एज वेल। तो मैं इसको हटा रही हूं, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूं एयर पोल्यूशन के बारे में, या मैं इसको कह दूं एयर पोल्यूशन, और इट इज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। In certain books they have used the word atmospheric pollution, ठीक है। एयर पोल्यूशन के बारे में आप सभी बहुत सी बातें जानते हो, जो भी इंग्लिश में हिंदी में आप लोग एसेज लिखते हो उसमें भरमार होती है इसकी नॉलेज के बारे में। तो जस्ट मैं आपको रिवाइज ही करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, ये हमारी एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स, जियोग्राफी में आप पढ़ते हो, जियोग्राफी के अंदर आपको ये बड़े अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। साइंस में भी पढ़ते हो आप। अब ये अगर सी लेवल है, राइट, सी लेवल से अप टू 10 किलोमीटर्स जो पहली लेयर है, ये सारा मिलके बन जाता है एटमॉस्फेयर, राइट। तो जो फर्स्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। अप टू 10 किलोमीटर्स सी लेवल से, आप अपने घर से मत नापना शुरू कर देना, सी लेवल से, ठीक है। हम सी लेवल से बहुत ऊपर हैं, ठीक है। जैसे जैसे सी से दूर आते जाते हैं, नॉर्थ इंडिया काफी फार अवे आ जाता है वहां से, तो आपने माइलस्टोन्स देखे होंगे, उनके ऊपर लिखा होता है समुद्र तल से दूरी। इट इज मेंशन्ड। जब भी आप हाइट वाली साइड में जाते हो, आप जोत पे जाते हो, चेक करना रास्ते में जगह जगह आपको सी लेवल से आप कितनी ऊंचाई पे हो वो दिखता जाएगा। देन उसके आगे 10 से लेके 50 तक, टोटल 40 किलोमीटर्स, दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, ओके। उसके बाद आ गया मीजोस्फियर, 50 से 90 किलोमीटर्स, अगेन अनदर 40 किलोमीटर्स, ओके। उसके बाद 90 से लेकर 500 किलोमीटर्स तक, दैट इज थर्मोस्फियर। और उसके ऊपर 500 से 1600 किलोमीटर्स, दैट इज एक्सोस्फियर। ये रहा एक्सोस्फियर। वी आर कंसर्न विद व्हाट? आप लोगों को याद होगा ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होती है? यस, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है अप टू 10 किलोमीटर्स, जितनी दुनिया भर के पॉल्यूशंस हैं वो सारे इसी एरिया में रहते हैं। जिस एटमॉस्फेयर की जो लेयर पॉल्यूट होती है दैट इज ट्रोपोस्फियर, ओके। अब स्ट्रेटोस्फियर के अंदर उस तरह का पोल्यूशन नहीं होता कि फैक्ट्रियों का धुआं पहुंच गया एंड ऑल। यहां पे होती है ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर रहती है ओजोन लेयर, राइट। और ओजोन लेयर के डिप्लीशन कहां होती है, क्यों होती है? दैट इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जेट एयरवेज की उसमें से निकलते हैं जो फ्यूल बर्न करता है, या कोई भी एरोसोल्स, राइट। तो CFCs, they are responsible for that, okay. Mesosphere, this is the coldest region of atmosphere. क्यों? क्योंकि इसके अंदर होती है लो कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखो, अगर ये कम क्वांटिटी में है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ओजोन नहीं है, तो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन भी तो कम होगी ना। सनलाइट विल बी लेस एब्जॉर्ब्ड, लेस एब्जॉर्प्शन होगी तो हीट नहीं होगी। इसलिए मीजोस्फीयर इट इज द कोल्डेस्ट। उसके उलट थर्मोस्फीयर इट इज द हॉटेस्ट। थर्मोस्फीयर इट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर,
और इसके अंदर एक्चुअली क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा हॉटनेस के साथ काफी बाहर है ना ये, तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही होती है, तो एनर्जेटिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे आर स्ट्राइकिंग। अब जो गैसेस इस एरिया में होंगी लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स है ये इनके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो कितनी ज्यादा हाईली हाईली एनर्जेटिक पोर्शन रहता है, इट इज द हॉटेस्ट। और ये रहा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर के अंदर होते हैं एटॉमिक एंड आयनिक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो किस एरिया में क्या चीज रहती है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस क्या है, नॉट ओनली इन योर 12th क्लास, इट कैन बी आस्क्ड इन जेई और नीट। ठीक है, तो कोल्डेस्ट रीजन दैट इज मीजोस्फीयर, हॉटेस्ट इज थर्मोस्फीयर, नाम ही बता देता है। और वो कौन सा एरिया है जिसमें पोल्यूशन होता है, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के अंदर वो सारे पोल्यूशंस जो आप अपने एसेज में लिखते हो, राइट। और ओजोन के अंदर स्ट्रेटोस्फेरिक जो पोल्यूशन है दैट इज क्लियरली रिलेटेड विद डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इन दो एरियाज की बात करने वाले हैं, पोल्यूशन इन ट्रोपोस्फीयर एंड पोल्यूशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अगर मुझे टेक्निकली एयर पोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है, आई मीन टू से डिफाइन करना है, तो वो क्या होगा। देखो, एयर के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, कितना कुछ है। ठीक है, उसकी एक प्रॉपर सेट कॉम्पोजिशन है, उसमें 78% नाइट्रोजन है, देन 21% ऑक्सीजन है, रेस्ट 1% के अंदर सारी गैसेस आ जाएंगी। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो दैट when concentration of normal component of air के normal components और a new chemical substance added, या कोई नया substance उसमें add हो गया और formed in air, या फिर वो air में ही बना। ठीक है, क्योंकि air में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये मिलकर NO बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं, राइट। तो या वो कंपोनेंट एयर में ही बना, added or formed in air, builds up to कहां तक, an undesirable proportions। सब्सटेंस एयर का कंपोनेंट हो सकता है, या फिर कोई केमिकल ऐड हुआ, या फिर फॉर्म्ड इन द एयर, और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, अनडिजायरेबल, TLV को क्रॉस कर गया। ठीक है, जो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है वो उसको क्रॉस कर गया। Now it will act as pollutant and will be responsible for air pollution. An undesirable proportion causing harms to humans, animals, vegetation and materials. अब वो जो उसकी composition increase हो गई है, TLV को cross कर गई है, that is harmful to us human beings, animals, vegetation and materials surrounding us. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, और ये जो केमिकल सब्सटेंस ऐड हुआ, इट इज नोन एज एयर पोल्यूटेंट। हम उसको क्या बोलेंगे, एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, वेल, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट कितनी तरह के हो सकते हैं। बेसिकली दो तरह के होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। थोड़ा डिटेल टेकअप करती हूँ इसकी। वेल, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दो तरह के हैं, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ओके। प्राइमरी कौन, ये वो केमिकल सब्सटेंस है दैट डायरेक्टली एंटर एयर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल और मैन मेड एक्टिविटीज। डायरेक्ट एयर के अंदर एंटर कर जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कौन कौन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन
nitrogen oxides, for example NO, then sulfur oxides, sulfur के oxides SO2, then hydrocarbons, ये भी डायरेक्ट एयर के अंदर चले जाते हैं, देन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर लाइक डस्ट एटसेट्रा, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह आ जाती है ना एयर के अंदर, तो दैट इज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। डस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस एयर के अंदर एंटर हुई। अब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है? दैट फॉर्म्स इन एयर ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एयर कंपोनेंट्स। ये एयर में ही बनेगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एयर कंपोनेंट्स, ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। एग्जांपल देखिए, SO2 it was primary is primary pollutant। अब देखना ये किस तरीके से रिएक्ट करके सेकेंडरी बनेगा, ठीक है। तो ये रहा SO2 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आई? एयर से, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लूं, दिस इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट। दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इट विल फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये लीजिए, बैलेंस हो गया। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट विल रिएक्ट विद वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन एयर। एयर में होते हैं ना, और ये कंबाइन करके जोड़ो जरा सबको। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, क्या बन गया? H2SO4। नाउ दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ फिर? सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो और भी, अब देखो SO3 इट इज ऑल्सो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। आगे इसने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, वो एक सेपरेट इशू है। ऑल सेट। अच्छा, इसके अलावा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट और कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, अगर मैं एग्जांपल लूं तो मेरे पास आया SO3, फिर आया H2SO4, ठीक है। इसी तरीके से NO जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बना देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, देन NO से ही बन जाता है N2O। इसके अलावा जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड बना ना, तो उसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बना देगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन कार्बोनिक एसिड। एयर के अंदर वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो मैं यहां बता देती हूं, H2O प्लस CO2, तो ये बन गया H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। जो बारिश नॉर्मल होती है उसकी pH बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं होती। जो भी बारिश का पानी है, आप उसकी pH को टेस्ट करना, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 7। हल्की सी एसिडिक होती है, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड कार्बोनिक एसिड। वो एयर में रहता ही रहता है। तो मैं यहां लिख रही हूं कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। इसके अलावा ओजोन, ओजोन इज ऑल्सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और बना देती है ओजोन। तो ये आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। आप इन टर्म्स के साथ बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। बायोडिग्रेडेबल एंड बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायो मीन्स लाइव, ठीक है, लिविंग। तो कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आसानी से डीकंपोज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो कोई और स्मॉल साइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर बाय नेचर इटसेल्फ, अपने आप, और बाय सुटेबल ट्रीटमेंट, सो दैट
देयर डिग्रेडेड प्रोडक्ट, डिग्रेडेशन के बाद जो चीज बनेगी, दैट डू नॉट कॉज एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट बाय नेचर। देखो आप सब्जियों के छिलके उतारते हो, फ्रूट्स के छिलके उतारते हो, डायरेक्ट अपने किचन गार्डन में फेंक दीजिए, कुछ दिनों के बाद वो खुद ही गल सड़ जाते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो उनको डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, चलो अब सीवेज की बात करते हैं। डोमेस्टिक सीवेज, हमारी सीवेज का कितना मटेरियल जाता है, तो वो नेचुरल भी ट्रीट हो सकता है, बट थोड़ा फास्ट ट्रीटमेंट करने के लिए उसको केमिकल्स डाल के ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, और सुटेबल ट्रीटमेंट, ठीक है, सो दैट देयर डिग्रेडेड प्रोडक्ट, और ट्रीटमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट का हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या हैं? डोमेस्टिक सीवेज, देन सब्जी और फलों के छिलके, देन कॉ डंग, गोबर। ठीक है, तो ये आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगा। और जितना भी हमारे पास काउ डंग होता है, आपको पता है कितना अच्छा ये फर्टिलाइजर रहता है, केमिकल यूरिया से बेटर। आजकल हर कोई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करता है, तो इसको यूज कर रहे हैं। तो दीज वर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। इसके उलट बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, लेकिन उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स देख लो पहले। डिटर्जेंट, बायो नॉन डिग्रेडेबल, छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, देन वेरियस मेटल्स, मैं पहले भी बात कर चुकी हूं, लेड, मर्करी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, बहुत तरह की मेटल के पार्टिकल्स अगर एयर में आ जाते हैं, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। न्यूक्लियर वेस्ट, जितने भी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं वहां पे यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, दे आर यूज्ड एज न्यूक्लियर मटेरियल। तो उसका वेस्ट, उसको तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया था बीनीथ द अर्थ उसको बहुत डीप जाके डंप किया जाता है, तो दैट इज बायो नॉन डिग्रेडेबल, राइट। देन डीडीटी एंड अदर पेस्टिसाइड्स, डीडीटी को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी पेस्टिसाइड्स हैं। देन डिटर्जेंट्स, राइट। जो देसी साबुन होता है ना, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें झाग नहीं आती, पर हमें तो झाग चाहिए, तो हम केमिकल यूज करते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो दीज आर मटेरियल्स विच डू नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन, इनमें डिग्रेडेशन नहीं होती, एंड देयर प्रेजेंस इवन इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स इन एनवायरनमेंट इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब देखो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के, एक है गैशियस, वो कंपोनेंट विच आर गैशियस इन फॉर्म, ठीक है। देन पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट कहां से बना, पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल जैसे मैंने लिखा है डस्ट, डस्ट इज अ पार्टिकल, राइट। गैस नहीं है, इट्स अ पार्टिकल। तो पार्टिकुलेट के अंदर हम बात करेंगे स्मोक के बारे में, देन मिस्ट्स होती हैं, फ्यूम्स होती हैं और डस्ट, इसको अलग से स्टडी करेंगे। गैशियस, कौन कौन से गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। देखो देयर आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO, nitric oxide and nitrogen dioxide. Oxides of sulfur, SO2. Then hydrogen sulfide gas, H2S. इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स, आप लोग पढ़ते हो ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, वो सारे आ गए, तो मैंने जनरली इसको लिख दिया हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम बात करेंगे गैशियस कंपोनेंट्स के बारे में, गैशियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो वन बाय वन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, इनका सोर्स क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है। सिमिलरली वी विल टेक अप नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर्स।
तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। बेसिकली हम दोनों को ही स्टडी करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इट इज अ कलरलेस एंड अडोरलेस गैस, ना रंग है ना इसकी गंध है ना स्मेल आती है। किस टेम्परेचर के बाद? 81 केल्विन, उसके नीचे सॉलिडिफाइड है। देन इट इज हैवियर देन एयर, और ये पानी में नहीं घुलती, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब इसके सोर्स आती कहां से है? लेट्स सी। सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंजन एग्जॉस्ट। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, कार, बाइक, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बसेस, उनके इंजन से जो एग्जॉस्ट निकलता है, टोटल कंटेंट का 74% वहीं से आता है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका टोटल का 74% यहां से आता है। देन फॉरेस्ट फायर एंड एग्रीकल्चर बर्निंग, 16% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। अगर मैं 100% कंसेंट्रेशन की बात करूं सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो फॉरेस्ट फायर तो लोग भी लगाते हैं। आपको पता है आपके एरिया में कितनी बार आग लगाई जाती है, सिर्फ घास के लिए लोग आग लगा देते हैं। बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली भी लग जाती है बाय नेचर। वो जो पाइन की नीडल्स होती हैं, जब हवा चलती है, ड्यू टू फ्रिक्शन इट मे कैच फायर। देन किसान क्या करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, न्यूज में आता रहता है कि उन किसानों को बोला जाता है आप पराली को बर्न ना करें। जब धान को वो लोग झाड़ लेते हैं तो जो उसका वेस्ट मटेरियल रह जाता है, तो आप उसको खराब मत करें, उसको जलाएं मत। खेतों में वो लोग जला देते हैं, तो उससे खाद बनाई जा सकती है। लेकिन कहाँ मानते हैं कि लंबा प्रोसेस कौन अपनाए। तो चाहे वो वीड्स हैं, चाहे वो डेब्रिस हैं, तो उसको बर्न करने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर में आती है। और फॉरेस्ट फायर और इन दोनों को मिलाकर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 16%। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, देन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, दे कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 9.6% कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, टोटल कंटेंट का 9.6। तो ये थे इंपॉर्टेंट हमारे पास सोर्सेस। कोई भी चीज जो पूरी तरह से बर्न नहीं करेगी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होगी, दैट विल डेफिनेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो बाकी बचा है रेस्ट, ये आएगा हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल एटसेट्रा। ठीक है, सुलगती हुई अंगीठी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसमें प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी। दिस इज बर्निंग ऑफ कंट्रोल इन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, ठीक है, तो कोल जो है इट विल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद होगा छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आए हो कि बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो कोयले सुलग रहे होते हैं। तो सुलगते हुए कोयलों से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, विच इज वेरी वेरी डेंजरस। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड के। प्लांट्स पे भी देखेंगे और ह्यूमन बींग्स पे भी देखेंगे। ठीक है, तो इट इनहिबिट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। आपको पता है एजोबैक्टर वो बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो उनकी एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी तो क्वाइट ऑब्वियस नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन पे भी फर्क पड़ेगा। इट ऑल्सो अफेक्ट लीफ ड्रॉप, कर्लिंग ऑफ लीफ एंड डिक्रीज इन लीफ साइज। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो प्लांट्स की लीव्स कर्ल्स पड़ने शुरू हो जाएंगे और उनका जो नॉर्मल साइज है लीफ का वो नहीं रहता। ऑल्सो अफेक्ट प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ प्लांट। प्लांट की एजिंग समय से पहले हो जाएगी। आपने कई बार देखा होगा छोटे से प्लांट को ही फ्रूट लगना शुरू हो जाता है, उसने फुली साइज अटेन नहीं किया, छोटे से प्लांट के ऊपर ही फ्रूट आना शुरू हो जाता है। दैट इज ड्यू टू सर्टेन डेफिशिएंसीज। अब मैं आपसे बात कर रही थी लीफ कर्लिंग की, तो बाय चांस मेरे पास एग्जांपल है, आपको दिखाने की कोशिश करती हूं। तो आप देख सकते हो
ये लीव्स को किस तरीके से कर्ल्स पड़े हुए हैं, है ना। और ये सेम प्लांट की लीफ है। अब आप इनमें डिफरेंस देख लीजिए। ये दोनों ही लीव्स एक ही प्लांट की हैं। मैं नाम बता देती हूँ, मेरे घर में पोमेग्रेनेट का प्लांट लगा हुआ है। ये उसी की नॉर्मल लीव्स हैं। ये मैं 2 तोड़ के लाई अभी। ये उसी की नॉर्मल लीव्स हैं और इसी प्लांट की ये देखो कैसे इसको कर्ल्स पड़े हुए हैं, राइट। देख लीजिए, तो ये लीफ कर्ल और ये नॉर्मल लीफ, दोनों का साइज भी ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी क्वांटिटी अगर नेचर के अंदर घट बढ़ जाती है तो ये प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, बहुत बार एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आए। व्हाट इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन बींग्स, और व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस इन नेचर। तो आंसर सेम ही रहेगा। और व्हाई इट इज डेंजरस टू स्लीप इन अ क्लोज रूम विद अ बर्निंग कोक फायर और सिगरी, अंगीठी, राइट। देखो बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के प्रोटीनिक पार्ट दैट इज हीमोग्लोबिन, उसके साथ कौन कंबाइन करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? HB जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन और बना देता है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, राइट। इसको आप कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर एयर के अंदर थोड़ी सी भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है तो ऑक्सीजन से पहले ये इसके साथ कंबाइन करके बना देगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन is 300 times stable compound than oxygenated or oxyhemoglobin. This is very important. तो जो कंपाउंड इतना स्टेबल है, क्वाइट ऑब्वियस वो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो एयर के अंदर अगर ऑक्सीजन के साथ साथ थोड़ी सी क्वांटिटी भी कार्बन मोनोऑक्साइड की आ जाएगी तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, कैपेबिलिटी, टेंडेंसी टू कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज मच मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीजन को कंबाइन करना चाहिए, लेकिन कौन कंबाइन कर गई? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ने बहुत सारा हीमोग्लोबिन कंज्यूम कर लिया, ठीक है। इसका मतलब अब हमारे पास वो हीमोग्लोबिन जिसको ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर जाना है, मोर स्पेशली ब्रेन का फ्यूल इज प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन हमारे पास हीमोग्लोबिन तो कम हो गया, ऑक्सीजन को कैरी करने की उसकी कैपेबिलिटी कम हो गई। तो जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट, जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ब्रेन पे पहुंचता है, ब्रेन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पहुंचा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। इट्स लाइक आपने पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाल दिया, सत्यानाश हो जाएगा। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेन कंज्यूम नहीं कर पाता, तो फर्स्ट स्टेज हैवीनेस। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंगीठी के पास बैठेंगे तो उनका सिर भारी हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है, सुस्ती सी पड़ जाती है, हेडेक हो जाएगी, ऐसे सुस्त से हो जाएंगे, सर दर्द बढ़ जाएगा, बंदा बेहोश हो जाएगा। टाइमली अगर उसको ऑक्सीजन ना मिली, उसके ब्रेन के टिश्यूज को फ्यूल ना मिला, ऑक्सीजन ना मिली, इट मे लीड टू डेथ। आपने बहुत सारे न्यूज पढ़ी होंगी, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज सुनी भी होंगी, टीवी के अंदर सेंट्रल लॉक वाली गाड़ियां होती हैं कि गाड़ी के अंदर ही पूरी फैमिली लॉक हो गई,
एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दे फाउंड डेड। और हमारे एरिया की तो बहुत सारी न्यूज आती हैं कि अंगीठी कमरे में रखी हुई थी एंड द पर्सन दे वर स्लीपिंग इनसाइड द रूम दे फाउंड डेड। आज के ज़माने में भी मैं इसी सीज़न की बात कर रही हूँ, सर्दियों के दिनों में भी न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आई हैं। तो बी कॉशियस, वेरी वेरी कॉशियस। सभी को बताना है कि भाई अंगीठी अपने कमरे में रख के मत सोइए जब तक आप आग सेक रहे हो। आफ्टर दैट उसको कमरे से बाहर रख दीजिए, और अगर अंगीठी रखी है तो कमरे की खिड़कियां खुली रखें, ठीक है। तो इट वॉज द रीजन क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज पॉइजनस, it is poisonous or toxic to human beings. It combines with hemoglobin much strongly than oxygen to form stable compound, and that is carboxyhemoglobin, right? Then as a result, amount of hemoglobin for the transportation of oxygen decreases. ये decrease हो गया, इसका मतलब oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced. Then what will happen? It may lead to dizziness, then headache, अनकॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली डेथ, ठीक है। तो ये था हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% बाय वॉल्यूम इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यस इट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। एनिमल्स इसको एक्सेल करते हैं, एनिमल्स में हम लोग भी आ गए, एंड प्लांट्स टेक्स अप। प्लांट्स के लिए तो ये फूड है, इसका मतलब ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉर्मली नॉट अ पोल्यूटेंट। अभी तक मैंने जितने भी पोल्यूटेंट्स आपको बताए, मैंने आपको कहीं पे लिखा दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पोल्यूटेंट। नॉर्मली इट इज नॉट अ पोल्यूटेंट। हाँ, एक सर्टन इसकी टीएलवी जब क्रॉस कर जाती है और वो भी बहुत ज्यादा है, 5000 इट वॉज, देन इट बिहेव एज पोल्यूटेंट। इसको हम पोल्यूटेंट क्यों नहीं कहते? बिकॉज इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। इससे एसिड रेन नहीं होती, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। कहां से आता है ये? सोर्सेस देखें, बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर C6, H12O6 plus oxygen, it will give carbon dioxide and water. ये है रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन, आप 10th में पढ़ के आते हो। देन बाय द कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसमें सब कुछ आ गया, पेट्रोल, वुड, डीजल एक्सेट्रा, सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स आ गए, ठीक है। कोल, पेट्रोल, कोल, डीजल एक्सेट्रा, सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स। देन फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, बायोलॉजिकल डीके ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जब डिग्रेडेशन होती है, देन ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, तो दीज आर नेचुरल सोर्सेज। वॉल्केनिक इरप्शन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ग्रीन हाउस। देखो, जितनी भी कोल्ड रीजन कंट्रीज हैं वहां पे प्लांटेशन इज डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मैक्सिमम मंथ्स ऑफ ईयर दे आर कवर्ड विथ स्नो, तो वहां पे प्लांटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, कांच के घर बनाते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा, कांच के घर बनाएंगे, हाउस बन गया, और उसके अंदर वो प्लांटेशन करेंगे, आइदर स्टेप बाय स्टेप, या वहां पे वो फ्लावर पार्ट्स रखेंगे, कुछ भी जो भी उनको उगाना है। जैसे हमारे पॉली हाउसेज होते हैं, राइट, उसी तरीके से वो ग्लास यूज करते हैं। पॉली हाउस तो अब आए, इन द रिसेंट टाइम ग्लास ही यूज होता था, ठीक है। तो अब ग्लास की कैपेसिटी है कि बाहर से रेडिएशन अंदर तो आएगी, लेकिन वो उसको बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा। तो अंदर का टेम्परेचर, बाहर चाहे बर्फ पड़ी हो, अंदर का टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर के अंदर प्लांटेशन आसानी से हो सकती है, प्लांट्स उग सकते हैं। तो ये था ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलता है? आजकल गर्मियों में आप गाड़ी कहीं पार्क कर दीजिए बाहर, शीशे बंद, जैसे ही वापस जाके बैठेंगे, बाहर का टेम्परेचर इतना अच्छा
लेकिन गाड़ी के अंदर तो ऐसे जैसे किसी ने आपको भट्टी के अंदर डाल दिया हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट। गाड़ी के शीशे लगे हुए हैं, वहां से सन की रेज अंदर तो जा रही हैं, बट दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। सेम काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और भी हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। मीथेन है, वाटर वेपर्स हैं, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन है। ठीक है, ये सारी गैसेस। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन नीचे नहीं है, वो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, अर्थ के नियर गैसेस की एक लेयर बनी हुई है, एयर की लेयर है। अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है ड्यू टू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गई तो हमें बड़ा ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं चाहिए, बहुत गर्मी हो जाएगी। वही तो हो रहा है। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उससे क्या हो रहा है, सन की रेज अर्थ तक आई तो जितनी रेडिएशंस आ रही हैं उसका 75% इट इज एब्जॉर्ब्ड, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और रहा 25% इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। अर्थ ने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया। ये है अर्थ, सन की रेज आई, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में से होके इसने काफी सारी एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन थोड़ी सी इसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी। लेकिन बैक होके कहां गई, अरे भाई रास्ते में तो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, रोक लिया उसने, इसको वापस यहीं पे ब्रेक कर दिया। फिर ये सारी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशंस ये सारी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो गई, और जो अर्थ की तरफ को वापस आई, दे विल हीट अप द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। यही हो रहा है। अब इसने वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, अर्थ ने उनको वापस एमिट किया था, उसने एब्जॉर्ब किया और वापस उसकी री एमिशन कर दी अर्थ वाली साइड को, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस टर्म, इसको हम फर्दर एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और एस्टिमेट है कि हर साल कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है that carbon dioxide gas in air helps to maintain temperature on earth, but due to certain human activities percentage of carbon dioxide is increasing in atmosphere. तो कार्बन डाइऑक्साइड allows visible light का जो विजिबल कंपोनेंट है, इट अलाउज दैट टू पास थ्रू देम एंड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस। कौन सी, रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस। आफ्टर एब्जॉर्प्शन दीज इंफ्रारेड रेडिएशंस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो IR रेडिएशंस हैं, ये सारी डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती हैं, एंड सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ सरफेस, एंड दिस हीट्स अप एटमॉस्फेयर। वहां से ग्रीन हाउस इफेक्ट आया। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, द वार्मिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू री एमिशन ऑफ सन्स एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय अर्थ followed by its absorption by carbon dioxide molecules and water vapors present near earth is known as greenhouse effect. फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, along with किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, राइट। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। Now very important, it is global warming. ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पूरी अर्थ का सरफेस हीट अप हो गया, मीन्स ग्लोबल लेवल पे वार्मिंग हो गई, दैट इज वाई इट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये नहीं सोचना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हुई। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग इट इज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट ग्लोबल लेवल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके,
अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई है तो क्या होगा, ग्लेशियर्स विल मेल्ट एट हायर रेट, जो कि हो रहा है। बहुत से ग्लेशियर्स की काउंटिंग कम हो गई है, बहुत से मेल्ट हो चुके हैं, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स बहुत कम रह गए हैं at higher rate, and this will lead to rise in sea level resulting in floods and loss of soil in coastal areas। और एक एस्टिमेट है कि सी लेवल 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक बढ़ जाएगा, 0.5 मीटर टू 1.5 मीटर इन अबाउट नेक्स्ट 100 years। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट इज ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज द केस ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, ठीक है, क्योंकि बरसात ज्यादा लंबी हो जाएंगी गर्मी की वजह से। देयर मे बी लेस रेनफॉल इन टेम्परेट जोन एंड हैवी रेनफॉल इन ड्राइड एरियाज ऑफ वर्ल्ड। फ्यू ईयर्स बैक, 2 और 3 ईयर्स बैक, आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा सऊदी अरब के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई, राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा बारिश हुई, और हमारे कुछ एरियाज नॉर्थ इंडिया के अंदर बारिश बहुत कम हुई। इस साल भी बारिश कम हुई। रीजन बीइंग दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जहां बारिश होती थी वहां नहीं हो रही, जहां नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग ऑफन लीड्स टू फॉरेस्ट फायर्स। देखो, जब ओवरऑल टेम्परेचर ज्यादा है तो गर्मियों में और ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ लीव्स देयर विल बी फॉरेस्ट फायर। और जब फॉरेस्ट फायर होती है तो आपको पता है बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में बहुत बैडली फॉरेस्ट फायर लगी हुई थी, और उसका इम्पैक्ट हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके एनवायरनमेंट के अंदर, उनके वेदर के अंदर भी देखने को मिला। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरी अर्थ के ऊपर है, चाहे कोई एक कंट्री ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है या दूसरी कंट्री कम कंट्रीब्यूट कर रही है, बट ओवरऑल उसका एडवर्स इफेक्ट पूरी अर्थ के ऊपर है, सभी के सभी कंट्रीज के ऊपर है। तो वी शुड टेक अप सम मेजर्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे करना है आप लोग सोचिए, मुझे लिखकर भेजना कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, बात करेंगे कुछ और गैशियस पॉल्यूटेंट्स के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।